पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। इसमें सारी डिटेलिंग आपको मिल जाती है जो भी आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से दोस्तों यहाँ पे आपको आवश्यकता होती है कि एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की, तो यहाँ पे उस चीज की तैयारी में आपको लाभ मिलता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जो भी चीजें मैं अपडेट करता हूं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके उसके लिए बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए चलते हैं फ्रंट न्यूज पे और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं आपके द हिंदू पे। तो पार्लियामेंट में बात करी जा रही है दोस्तों यहाँ पे कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होना चाहिए। वो जो प्रॉब्लम था वो इंड हुआ है। बहुत सारे अपोजिशन लीडर भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, वो बैठे हुए हैं। ओम बिरला साहब यहाँ पे आपके लोकसभा स्पीकर बैठे हुए हैं, डिबेट हो रही है। देखते हैं क्या चीजें निकल के आ रही है। बहुत सारी यहाँ पे अपोजिशन पार्टी भी निकल के आई है, इंडिया अलायंस भी निकल के आई है। यहाँ पे डिबेट करने की बात करी जा रही है। तो क्या हुआ बात कि ठीक है हम लोग डिबेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, लेकिन आप लोग बार बार यहाँ पे अदानी वाला इंडिक्टमेंट जो चार्ज लगाया गया है यूएसए में, वो आप यहाँ पे डिबेट ना करें। एक फ्रूटफुल डिबेट डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, ये तो सही बात है, होनी चाहिए। लेकिन उसका क्या, उस बात का क्या अगर यहाँ पे उससे एक ब्रॉड वे में करप्शन हो रहा है तो वो मुद्दे क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या वो इंपॉर्टेंट मुद्दे नहीं है? वो भी हैं, लेकिन उसके लिए एक समय दी जाएगी, उस पर आप करें। तो यहाँ पे 0 आवर की बात करी जा रही है। 0 आवर पे आप प्रश्न रखिए, एक बढ़िया डिस्कशन करिए। और ये 0 आवर दोस्तों इंडिया की उपज थी और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें नहीं मेंशन है। अदानी इंडिक्टमेंट का इश्यू बार बार निकल के आ जाता है। कांग्रेस अलायंस यहाँ पे इंडिया अलायंस की बात करें तो बार बार उठा देती है ये प्रॉब्लम, जिसके कारण पार्लियामेंट में कह रहे हैं ये सही प्रकार से डिस्कशन नहीं हो पा रही है। तो ये पूरी डिटेलिंग थी न्यूज की। अभी तक चीफ मिनिस्टर यहाँ पे फिक्स हो नहीं पाए हैं कि कौन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होंगे। कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। देखते हैं कौन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट और प्यारा एडिटोरियल है ये। आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए हैं और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो डीजीपी होते हैं वो साइबर क्राइम को लेकर के यहाँ पे क्या खतरे हैं उसकी मीटिंग हुई है। उसमें उन्होंने ये बात बोला है। तो कहा है कि डिजिटल फ्रॉड की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और ये बहुत हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके डीप फेक इस प्रकार की चीजें लेकर के आ रही हैं। ऑर्गेनाइज तरीके से डिजिटल फ्रॉड चल रहे हैं और ये नए टाइप्स के क्रिमिनल है जो इस प्रकार के टूल्स और एक्टिविटीज से इनके पास है, इसका उपयोग कर रहे हैं। जिस टूल की ये बात कर रहे हैं वो हो गई टेक्नोलॉजी। नई नई जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दोस्तों आपको ये लोग चारा बनाते हैं। किसको? ऑर्डिनरी पीपल को। तो उसी की बात करी जा रही है। नई नई टेक्नोलॉजी इनके पास जैसे ही हम लोग लाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत व्यापक तरीके से। और ये एक नया फर्टाइल ग्राउंड हो गया है साइबर क्राइम के फील्ड में। अगर देखा जाए सही प्रकार से नई नई चीजें आ रही हैं तो नई नई प्रॉब्लम आना निश्चित ही है। तो क्रिमिनल्स की यहाँ पे अगर बात करें, जो ऑनलाइन डिजिटल क्रिमिनल्स हैं उनकी संख्या में बहुत तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। किसके साथ? यहाँ पे जो चीजें हैं फ्रॉडस्टर कल्टीवेट कर रहे हैं लोकल पुलिस के साथ, उनका नेक्सस है, बॉन्डेज है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे हॉटस्पॉट भी बने हुए हैं भारत में। रैम्पेंट साइबर क्राइम बढ़ गया है बहुत तीव्र गति से और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स को टारगेट भी किया गया। बहुत सारा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, इसको किस प्रकार से टैकल किया जाए, इसी मुद्दों पे प्रधानमंत्री यहाँ पे बहस कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस हो रहा था। अग्रेसिव प्रोसिक्यूशंस, इंटीग्रिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वाइड पब्लिसिटी चाहिए। इन चीज़ों की काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नहीं तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही निकल के आएगी। ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई एक यूनिटरी इंटीग्रेटेड अप्रोच निकल के आ रही है। तो हर चीज़ में यहाँ पे आपको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए, जैसे कि अगर केस निकल के आ रहा है एक कोई भी साइबर क्राइम का, तो उसकी पूरी की पूरी डाटा एक जगह पे हो, कैसे उसको ट्रैक किया जाए एक जगह पे हो, और उसका रिजोल्यूशन प्रोसीजर भी
उसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति को दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें इजीनेस आएगी, तो इफिशियंट तरीके से गवर्नेंस भी आएगी। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं, उसी की बात करी जा रही है यहाँ पे। और जो क्रिमिनल्स हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती हुई जा रही है। इन चीजों पे हमें फोकस करने पड़ेंगे। फ्रॉडस्टर की बात करी जाए तो बहुत सारे यहाँ पे अकाउंट होते हैं, जिसमें एक अकाउंट से अगर आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए किसी भी तरीके से, उनके झांसे में आके आपको कैसे भी, बहुत सारे वैसे तो स्टेप्स होते हैं कि किस प्रकार से आपको फिशिंग होता है, मेलिंग होता है, स्पूफिंग होता है, ट्रैकिंग होता है, डिजिटल अरेस्ट होता है, बहुत सारे तरीकों से ये आपसे पैसे निकालते हैं। तो जैसे इनके अकाउंट में पैसे आएगा, इनके अकाउंट से बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा छोटे छोटे रकम। अब किस किस रकम को आप ट्रैक करेंगे बताइए। तो ये बहुत सारे अकाउंट रखे रहते हैं, एक अकाउंट से जैसे गया उसमें तुरंत ट्रांसफर हो गया। तो इस चीज के लिए बहुत बड़ा ये दिक्कत निकल के आ रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज रोक सकती है तो वो यही है, एक टर्म है दोस्तों, पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक अवेयरनेस, उसके बाद लोग डरे ना, ये जो फियर का फैक्टर है ना दोस्तों, फियर फैक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही आप पुलिस को देखते हैं आप डर जाते हैं। ये यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट का अगर बात करें तो ये पुलिस बैठे होते हैं और वो पुलिस बैठ के आपसे बात करेगी और आपके फोन पे आप डिजिटल अरेस्ट हो जाएंगे। यही सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अगर आप डरेंगे ही नहीं तो ये सब चीजें फेक है। पहली बात तो डिजिटल अरेस्ट एक इलीगल टर्म है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई चीज ही नहीं चलाती है, ना ऐसा कोई प्रावधान है संविधान में। तो ये यहीं पे गलत हो जाता है। और टेलीफोनिकली कोई भी इस प्रकार का एक्टिविटी करे तुरंत नेग्लेक्ट या फोन काट दीजिए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे आप बच जाएंगे, इससे आगे तो बात ही नहीं बढ़ी। तो ये हमें समझना पड़ेगा, उसी को पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पे बोली जा रही है। एक प्रकार से हेल्दी वातावरण बनाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, और ये इस हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है कि पोर्नोग्राफी में जो कंटेंट है, चेहरा किसी और का, बॉडी किसी और का, यहाँ पे मिला करके उस व्यक्ति को भी डिफेम किया जा सकता है। तो ये बहुत बुरा इसका उपयोग भी हो सकता है और सही मायने में एथिकल इसका यूजेज भी हो सकते हैं। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं जो हमें समझना पड़ेगा। नए नए क्राइम है, नए नए टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार से इससे लोग फेमिलियर हों, और इसके बारे में अवेयरनेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डिटेलिंग में थोड़ा जाकर के देखें तो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का एपी सेंटर जो केंद्र होता है वो आपका भरतपुर है, मथुरा है, नूह हरियाणा है, देवघर, जामतारा। इस पे तो वेब सीरीज भी बनी है दोस्तों बहुत हद तक। यहाँ पे बहुत सारे लीडर भी थे जामतारा के जो यही क्राइम करवाते थे। तो ये भी एक बात है, इस सीरीज को आप लोग जाकर के देखिएगा, जामतारा नाम ही है उस सीरीज का। गुड़गांव, अलवर, बोकारो, ये गिरिडीह, ये भी झारखंड में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चीजें बढ़ी। और 2023 की अगर बात करें तो 24 में तो बहुत तेज स्पाइक हुआ है केसेस का। इसी कारण थाउजेंड करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। अब क्या कर सकते हैं आप, अपनी कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे विजिट ना करें, इलीगल साइट को विजिट ना करें। कंप्यूटर में ट्रोजन अगर आ रहा है तो उसकी भी यहाँ पे सही प्रकार से सॉफ्टवेयर वायरस का डाल के रखें। फिशिंग मेल, बॉटनेट, की ब्लॉगर, ये लोग आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकते हैं। सही मायने में आज के डेट में अगर मोबाइल की इंटरनेट बैंकिंग बढ़ रही है तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। एक लिंक आपको भेज दिया कोई, उस लिंक को क्लिक किए, आपके डिवाइस में मालवेयर आ गया, वायरस आ गया, वो आपके पूरी डाटा को कॉपी करके उसके सिस्टम में भेज दिया। उसके सिस्टम में पूरा आपका आईडी पासवर्ड पहुंच गया, वो आपका खोल करके सारी की सारी ट्रांजैक्शन कर ले रहा है। तो ये भी एक प्रकार से आपके डाटा का एक प्रॉब्लम है कि डाटा को प्राइवेट रखा जाए, प्रिवेसी इस पे रखा जाए। तो डाटा की जो सेलिंग हो रही है उस पर अगर हम कंट्रोल करें तो बहुत हद तक ये चीजें रुक सकती हैं। सही मायने में जो डिजिटल अरेस्ट अभी निकल के आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है पहले वो समझेंगे। ये एक प्रकार का साइबर फ्रॉड है दोस्तों। कोई भी आपके पास वीडियो कॉल आ सकता है, उस पर यह कह सकता है कि हम एक इन्फोर्समेंट एजेंसी, सीबीआई से बोल रहे हैं, पुलिस से बोल रहे हैं, आईबी से बोल रहे हैं, या फिर कोई भी पुलिस का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कुछ भी कह सकता है वो। और वो एक ऑफिसर है, मान लीजिए बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये ऑफिसर आपको ये दिखा रहा है क्या कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं किस कपड़े में, तो पुलिस के पूरे अटायर में बैठा हुआ है, कपड़ा वपड़ा पहन के। और ये आपको धमकी देता है कि भैया आपने इंटरनेशनल जो पार्सल
आपके पास आया हुआ है, आपके पास कोई पार्सल पहुंच जाएगा और आपके पास पार्सल पहुंच जाएगा। वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं। आपके पास मान लीजिए कोई एक पार्सल पहुंचा, चाहे डोमेस्टिक चाहे इंटरनेशनल, उसमें बहुत सारे इश्यू निकल के आ रहे हैं। वो कह रहा है वो इलीगल था, उसकी वजह से आपको अरेस्ट किया जाता है। क्या? डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। ये भी हो सकता है कि आपके घर पे कोई देखावटी या ऐसे ही पुलिस भी भेज दिया जाए इंक्वायरी करने के लिए। ये बहुत हद तक आगे जा सकते हैं दोस्तों। ये भी हो सकता है कि डिजिटली आप पे नज़र भी रखी जाए, कैमरा से, ड्रोन से। बहुत हद तक चीज़ें हो सकती हैं जो हो रही हैं। तो ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक क्राइम है जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट करता है। एक कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री में चीजें ऑपरेट कर रहा है। तो अभी अगर देखा जाए सही मायने में, तो यहाँ पे कंबोडिया, थाईलैंड, इन कंट्री में जाकर के बैठे हैं, फिर अफ्रीकन कंट्री में बैठे हैं, चाइना से लोगों को बुलवाया जा रहा है भारत में। तो यहाँ पे इन सब चीजों का इस्तेमाल करके आपको डिजिटल अरेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। अब जैसे ही डिजिटल अरेस्ट होता है, वीडियो कॉल आपके पास आता है, आप उसको उठा लेते हैं और उठाने के बाद जैसे आप फोन उठाए, आपको बोला जा रहा है ये कहानी, आप हो गए अरेस्ट। तो अगर आप डरेंगे, यहाँ पे फियर वाली प्रॉब्लम आ गई, तो आप यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो जाएंगे और ये आपको मजबूर कर देगा कि ठीक है, आपको अगर केस सॉल्व करना है तो कुछ अमाउंट यहाँ पे भेजिए। वो आप डर करके अमाउंट उनके अकाउंट में भेजते हैं। मान के चलिए 50,000 भेज दिए या 50 लाख भेज दिए या 5 करोड़ भेज दिए, जैसी व्यक्ति की कैपेसिटी है और जैसा व्यक्ति के पास इश्यू रहा, तो ये अकाउंट से तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे मल्टी अकाउंट्स। तो ये कैसे ट्रैक होगा? तो ये प्रॉब्लम भारत सरकार के पास निकल के आई है। इसी को डिजिटल अरेस्ट बोला जा रहा है। तो यही सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। डिजिटल अरेस्ट इस प्रकार से चीजें जो आपको पुलिस भी यहाँ पे ट्रैक करने में मुश्किल निकल के आ रही है। तो साइबर क्राइम दोस्तों आज के अगर परिदृश्य में देखा जाए, बहुत तीव्र गति से ये बढ़ रहा है और जो फ्रॉडुलेंट के अकाउंट हैं उसमें पैसे निकल के आ रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो थाउजेंड करोड़ रुपए यहाँ पे लोग इस 2024 में शिकार हुए हैं। ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए लोग शिकार हुए हैं। बहुत सारे केसेस यहाँ पे साइबर पोर्टल पे निकल के जाके रजिस्टर किए हैं। 1930 एक नंबर है दोस्तों साइबर क्राइम के लिए। यहाँ पे ये नंबर बहुत उपयोगी होता है। यहाँ पे जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। और साथ ही साथ इसको फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि जो भी मैं अपडेट देता हूँ वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे एक नया डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया है यूपी लीडर्स के द्वारा, कहा जा रहा है। जो महाकुंभ आने वाला है 2025 में, उसकी वजह से अब यहाँ पे 76 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। तो कहा जा रहा था पहले 75 थे। अब जैसे कि कुंभ पड़ता है आपका इलाहाबाद में, तो ये महाकुंभ पड़ रहा है। 12 साल में एक बार चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इको फ्रेंडली इनिशिएटिव कहा जा रहा है कि सारी की सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। वैसे सामान्यतः सारी की सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं, लेकिन नया डिस्ट्रिक्ट अब बनाया जा रहा है। आपको यहीं पे जज मिलेगी, हॉस्पिटल मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ इसी कुंभ मेला के अंतर्गत ही चीजें होंगी। तो अच्छे से तैयारियां हो रही हैं, आपको बताने की आवश्यकता थी तो मैं सोचा ये बता दूं। अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। बैकग्राउंड डिटेलिंग को भी जाना जाएगा। दोस्तों बात करी जा रही है न्यूट्रिशन की, पोषक आहार की। ये किस प्रकार से जुड़ी है आपके डिसेबिलिटी से, दिव्यांगता से जुड़ी है। शरीर के किसी भी अंग को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको दिव्यांगता में कंसीडरेशन ले लिया जाता है अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक बॉडी डिसेबल है तो। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन से लेके डिसेबिलिटी तक का सफर कैसे यहाँ पे तय हो रहा है, उसी चीज को यहाँ पे निकल के आ रहा है। उस एडिटोरियल को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी की बैकग्राउंड डिटेलिंग हमको जानना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। आंगनवाड़ी क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार से रूरल चाइल्ड केयर सेंटर है। भारत में रूरल चाइल्ड केयर सेंटर बनाया गया और इसकी शुरुआत करी गई 1975 में ICDS स्कीम के अंतर्गत। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम, ताकि यहाँ पे चिल्ड्रन का जो है वो अंडर नरिशमेंट और माल नरिशमेंट न हो सके। तो यहाँ पे हंगर
माल नरिशन, इन सब चीजों को देख रेख करने के लिए आंगनवाड़ी जैसी सुविधा लेकर के आई गई कि गांव में एक छोटा सा केंद्र होगा, उस पे बच्चे जाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन लेंगे विलेज के अंदर, और उनको इस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें महिलाओं के लिए भी यहाँ पे चीजें थी, इंफॉर्मेशन, कंट्रासेप्टिव, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और सप्लीमेंटेशन, प्री स्कूल की बात करी गई है। प्री स्कूल याद रखिएगा, प्री स्कूल एक्टिविटी। तो ये स्कीम जो है, इस प्रोविजन के अंतर्गत आईसीडीएस स्कीम, आंगनवाड़ी की जो स्थापना हुई इस प्रोविजन के अंतर्गत नहीं हुई। मतलब आईसीडीएस की अगर हम बात करें, ये जो स्कीम अभी बता रहे हैं, तो इसके पास कोई प्रोविजन ये नहीं है कि आंगनवाड़ी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये कहाँ से निकल के आ रहा है? तो ये पैसा शेयर किया जाता है सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा 75 और 25 के रेशियो में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के अंतर्गत। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में 90 और 10 का आंकड़ा है, 10% स्टेट देता है, 90 सेंटर देता है। तो ये तो बैकग्राउंड डिटेलिंग हो गई। अब इसमें कहा क्या जा रहा है? इसमें यही कहा जा रहा है, 3 दिसंबर आज है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है जो मुझे आपको बतानी है। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं? तो आज के अगर डेट में देखा जाए तो डिसेबिलिटी जो है भारत में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है बहुत मास लेवल पे। उसी को लेकर के आज एडिटोरियल आया है, आर्टिकल भी आया है, उन चीजों को हम अच्छे से देखेंगे। राइट्स ऑफ पीपल की बात करी जा रही है कि जो डिसेबिलिटी है वो अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करने की आवश्यकता है और इनको इंक्लूजन करने की आवश्यकता है। जो भी यहाँ पे डिसेबल पर्सन है उनको अपनी इकोनॉमी और जीडीपी में हम जब तक इंक्लूजन नहीं रखेंगे तब तक प्रॉब्लम निकल के आएगी। ये जो रिकॉग्निशन है ग्लोबली नेशनली बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। रिसेंटली न्यूट्रिशन और डिसेबिलिटी की यहाँ पे रिसर्च में चीजें पता चली कि एक दूसरे के पूरक हैं, ये कहीं ना कहीं कनेक्शन इनका बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस कनेक्शन को, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन, हेल्थ और डिसेबिलिटी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? नो हंगर, जीरो हंगर, फिर गुड हेल्थ वेलबींग, उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सब ऊपर के जो 4 से 5 है ना, काफी हद तक इसी एडिटोरियल में कवर होने वाले हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 17 थे, इसके 169 टारगेट थे। 17 गोल, 169 टारगेट इसके अंतर्गत रखे गए थे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे आपको बतानी थी। यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं कि रिसर्च यही कह रहा है कि अगर माल नरिशन कहीं भी बढ़ रहा है किसी भी स्थिति में, किसी जनसंख्या में, कंट्री में, तो उसका सीधा सीधा असर आपके न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है, यानी हंगर से जुड़ा हुआ है, आपके पोषण आहार से जुड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत हद तक रिसर्च में चीजें मिली हैं। हायर रेट ऑफ डिसेबिलिटी हो जाती है जहां पे माल नरिशन होते हैं। यही हेल्थ इश्यू निकल के आ रहा है रिसर्च में, और इम्पेयर करता है, किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम करता है। इम्पेयर का मतलब प्रॉब्लम करता है इंडिविजुअल की एबिलिटी में कि कैसे वो इफेक्टिव इस्तेमाल करता है अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने शरीर को, तो उसे डिसेबिलिटी की तरफ लेकर के जाता है। क्या ये माल नरिशन, अंडर नरिशन, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये इंप्रूव करने की आवश्यकता है पब्लिक हेल्थ को अगर सही प्रकार से, तो गवर्नमेंट को फोकस करनी पड़ेगी। ये जो लिंकेज है ना न्यूट्रिशन और डिसेबिलिटी की, उसी पे फोकस करने की आवश्यकता है। इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी लानी पड़ेगी, सब चीजें जुड़ा रहे। यानी बच्चा जब तक पैदा हो रहा है, सोचिए बर्थ से लेके आपके ओल्ड एज तक सफर अगर तय करना है तो हमें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, ये चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, और तब जाकर के हम इन चीजों का सही प्रकार से क्या निकाल पाएंगे? सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। नहीं तो आप इसमें एक बच्चे का अलग हो गया, माँ का अलग हो गया, और ओल्ड एज का अलग हो गया, यंग एज का, तो इस प्रकार से तो चीजें कवर नहीं हो पाएंगी जब तक आप इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं लेकर के चलोगे। मैटरनल माल नरिशन की बात करी जा रही है, जब माँ ही अगर माल नरिश हो, उसके अंदर सही विटामिन नहीं हो, प्रोटीन नहीं हो, पोषक तत्व नहीं हो, हेल्दी ना हो माँ, तो ये क्या होगा? जो बच्चा पैदा करेगी, अब बर्थ की बात आ रही है यहाँ पे, तो जो बच्चा पैदा करेगी वो क्या हेल्दी हो जाएगा? नहीं होगा। अगर मैं घर बना रहा हूं, उसका नींव ही स्ट्रांग नहीं दूंगा मैं, तो घर स्ट्रांग कैसे बनेगा?
तो वही यहाँ पे बात निकल के आ रही है दोस्तों। पूरी की पूरी बात डिसेबिलिटी से जोड़ी गई है, माल नरिशन से जोड़ी गई है, और जो आपके शरीर में ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है जिसे हम डिसेबिलिटी या दिव्यांगता कह देते हैं। आज के परिदृश्य की बात करें तो आज के समय में देखा जाए तो विटामिन ए की डिफिशियंसी भी ब्लाइंडनेस कवर करती है, तो ब्लाइंडनेस भी एक प्रकार से डिसेबिलिटी है। तो ये सब डिसेबिलिटी निकल के आ रही है। सेरिब्रल पाल्सी हो जाती है, डाउन सिंड्रोम आ जाता है, तो ये विटामिन्स की भी प्रॉब्लम से ये इस प्रकार की प्रॉब्लम निकल के आ रही है। 2023 की मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो ये कही कि आंगनवाड़ी का जो यहाँ पे दिव्यांग चिल्ड्रेन हैं उनका एक नेशनल गाइडलाइन है कि किस प्रकार से कम्युनिटी में जाके नेशनल वर्कर्स इंडिया में यहाँ पे मिलके कार्य करने की बात करी जा रही है कि इन्हीं को लेकर के डिसेबिलिटी यहाँ पे जो हुई है इनका एक इम्पोर्टेंट रोल निकल के आ रहा है। किसका? आशा वर्कर आंगनवाड़ी का हम बात कर रहे हैं, तो उन्हीं की बात करी जा रही है। जो यहाँ पे पोषण ट्रैकर भी है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको पार्टनरशिप करना पड़ेगा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज जिसे हम आशा करते हैं, आशा वर्कर बोलते हैं, यही ग्राम लेवल पे वर्क करती हैं। तो इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है यही हम समझ लेंगे, क्योंकि यही लोग तो अल्टीमेटली कार्य करती हैं। तो एक्शन लेने के लिए गांव लेवल पे यही लोग जाती हैं, आशा वर्कर। तो ये गांव-गांव जाकर के ये देखती हैं कि कौन सा बच्चा कितना हेल्दी है, वेट कितना है, माल नरिशन क्या चल रहा है, किस प्रकार से कितना भोजन उसको मिलता है, कैलोरी क्या, तो ये सब चेक करती हैं ये लोग, जिसके कारण उनको पता चलता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेंडर इक्वालिटी, सोशल इंक्लूजन, न्यूट्रिशन, चाइल्ड का डेवलपमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी प्रोटोकॉल के अंदर दिव्यांग चिल्ड्रेन को इक्विप किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन दे करके। किसके अनुसार? मिनिस्ट्री ये कार्य करवाती है। तो यहाँ पे यही चीजें थी जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हरियाणा को देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप निकाल के लेके आया है इसकी हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वुमेन चाइल्ड की, और इस मिनिस्ट्री ने काफी अच्छा काम किया है। तो मिशन निकल के आया है मिशन वात्सल्य। इस मिशन वात्सल्य के अंतर्गत और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यहाँ पे दिव्यांग चीजों पे फोकस करी गई है। क्या इनिशिएटिव? तो नन्हे फरिश्ते यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है, और ये क्या करेगी? कम्युनिटी को ही सीधे एजुकेट करेगी। मैंने कहा ना, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से आशा वर्कर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन रूट लेवल पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस ऑफिसर्स उस एरिया का उसका भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिटी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम निकल के आती है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको ग्राम पंचायत किस लेवल पे ले आकर के रखता है। तो ग्राम पंचायत का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। डिसेबिलिटी को इस प्रकार से कम किया जा सकता है एक अवेयरनेस मिशन ला करके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो पार्टनरशिप की अगर जो चल रही है यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे 3 ईयर इंटरवेंशन जो होगा वो ट्रांसफॉर्म करेगा क्या? जेंडर इक्वालिटी, सोशल इंक्लूजन इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, ये सब 25,000 आंगनवाड़ी की सहायता से ये चीजें हुई हैं। तो ये एक कैपेसिटी हरियाणा में इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं जो बहुत हद तक क्या की है? सही की है, वो चीजों को बदलाव लाई है। कोलैबोरेटिव प्रोग्राम सब जुड़कर एक प्रकार से प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, और आंगनवाड़ी का जो रोल है यहाँ पे वही कहा जा रहा है। आंगनवाड़ी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट पर्सन गांव निकल के कम्युनिटी मिलेंगी, ये तब जाकर के चीजें निकल के सही आएंगी। तो इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट बताया गया है। मेडिकल और एजुकेशनल सपोर्ट की आवश्यकता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको बनवा के देने की आवश्यकता है, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन उनको मिल रही है। अगर इस प्रकार की चीजें आ जा रही हैं डिसेबिलिटी तो उनको सपोर्ट मिल रही है। अर्ली इंटरवेंशन, अगर पहले ही हम इस सब चीजों को पकड़ लें तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? आंगनवाड़ी के रोल की यहाँ पे आ जाती है बहुत ही ज्यादा आवश्यकता। तो एसेसिबल होगी तभी ये प्रॉब्लम निकल के आएगी। अगर बच्चे को हम बचपन में ही पकड़ लें कि ये माल नरिश होने जा रहा है,
और मालनरिश के बाद सीधे डिसेबिलिटी में पहुंच जाएगा। तो यहीं पे हमें पकड़ने की बात करी जा रही है। इसी को इंटरवेंशन और प्रिवेंशन बोल दिया गया है। डेवलपमेंट यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है बच्चों के लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे आंगनबाड़ी हैं जहाँ पे कुछ है ही नहीं, बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट एक समय था 1,75,000 देती थी, फिर 4 लाख देती थी, ये छोटे छोटे आंगनबाड़ी का निर्माण करने के लिए। तो इस रोल का सेंटर प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट को जो मिल के आते हैं सही मायने में इम्प्लीमेंट भी करें। इम्प्लीमेंट सही से करना पड़ेगा, जो कि पहले से ही बताया आपको, तब जाकर के डिसेबिलिटी बहुत हद तक जो समाज में एक स्टिग्मा है उसको खत्म किया जा सकता है। राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी वेलबींग सबके लिए होनी चाहिए, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है चीज़ें। तो ये थी पूरी डिटेलिंग जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं डिसेबिलिटी पे। यही इस चीज़ों को अगर जोड़ के देखा जाए कि भारत पे जो डिसेबिलिटी है किस प्रकार से है। 3 दिसंबर को ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया जा रहा है, तो ये एक राइट है जिसको हम सही प्रकार से देख सकते हैं। भारत के 2011 के सेंसस को अगर देखा जाए, जनगणना को देखा जाए, तो भारत में क्या निकल के आ रहा है, कह रहा है कि 2.2% के आसपास टोटल पॉपुलेशन की डिसेबिलिटी भारत में निवास करती है। जबकि अगर 2019 के आंकड़ों में हम पहुंच जाएं तो यहाँ पे डिसेबिलिटी जो मॉडल सर्वे कंडक्ट कराया गया था WHO के द्वारा यहाँ पे, तो क्या निकल के आया, इंडिया, ताजिकिस्तान, लाओ, पब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें निकल के आया, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रिवेलेंस कहाँ पे है, तो इंडिया के एडल्ट 16% बताया गया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अक्टूबर 1, 2007 में ये चीज़ें हुई, तो यहाँ पे चीज़ें निकल के आई 16% के आसपास एडल्ट में डिसेबिलिटी देखी गई। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये भी आप समझ सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे चेंज कर दी है, पार्लियामेंट जो पास करी थी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 एक्ट, उसको बदल दी। ये चीज़ें याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये 2007 में चीज़ें आई थी, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट इसको बदल करके क्या रख दी, RPWD एक्ट 2016 में चीज़ें निकल के आती हैं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और 2017 में इन्फोर्स भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट और फुल पार्टिसिपेशन जो 1995 का एक्ट था, यानी पहले भी हमें पास जो ये चीज़ें थी उससे बहुत सारा इसमें कमियां निकल के आ रही हैं। ये उस कमियों को हमें सही करना पड़ेगा। सोशल और ह्यूमन राइट्स की बात इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्टेट कमिश्नर की बात करी जा रही है, यानी DGP का भी रोल इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से तो हमें जो रिप्रेजेंटेटिव है सिविल सोसाइटी को, उसको भी लेकर के चलना पड़ेगा, उसका भी रोल, NGO का रोल, सिविल सोसाइटी का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अवेयरनेस की भी इसमें आवश्यकता है, गवर्नमेंट को सही प्रकार से लॉ बना के इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, तब जा करके हम डिसेबिलिटी को ख़त्म करेंगे। अब माल नरिशमेंट की बात करी गई है पिछले एडिटोरियल में, अंडर नरिशमेंट की बात करी गई है, विटामिन डिफिशियंसी की बात करी गई। ये चीज़ें रहेंगी तो ये चीज़ें कितनी प्रिवेलेंट रहेंगी, ये तो ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। तो इसी चीज़ को लेकर के आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है दोस्तों, उस पर बहुत अच्छा एडिटोरियल निकला है जो मुझे आपके साथ कवर करना था। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। किस प्लेटफॉर्म पे, आप अपने फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत न्यूज में आ चुका है, कई दिन से इसको कवर भी कर रहा हूं, लेकिन छोटा सा जिस्ट है उसको यहाँ पे कवर करूंगा। बात करी जा रही है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की, तो यहीं पे हम समझेंगे, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बना करके मैं आपको समझाऊंगा नहीं, यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। जब भी हम लोग कोई चीज़ रिसर्च करते हैं, PhD से लेके मेडिकल फील्ड तक, तो हमारे पास रिसर्च पेपर होता है। उस रिसर्च पेपर को हम क्या करते हैं, पब्लिश कराते हैं तो हमें नेम फेम पैसा देता है। तो जब तक पब्लिश नहीं होगा तब तक कुछ नेम फेम पैसा आएगा नहीं। तो आपकी इसमें पूरी की पूरी कॉपीराइटेड हो जाती है, आप इसके ऑनर हो जाते हैं। यहाँ पे बात आ जा रही है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लाने के बाद 30 इंडिया के इंस्टीट्यूशंस इसको एसेस कर पाएंगे, 30 याद रखिएगा। तो यहाँ पे कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू निकल के आएगा। जो पैसा, मनी, टाइम आपने इन्वेस्ट किया है उस रिसर्च पेपर को बनाने में,
वो एक बड़ा इशू निकल के आएगा, क्योंकि तब जाके एसेसिबिलिटी तो सबको हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट इस पे 6000 करोड़ के आसपास यानी 2000 पर ईयर यहाँ पे खर्च करने की बात करी जा रही है। अब यहाँ पे अगर बात करें, एक यहाँ पे जर्नल है, यहाँ पे अगर इसको पब्लिश कराना है अपना रिसर्च पेपर, तो नेचर कम्युनिकेशन चार्ज करती है लगभग कितना, 7000 लगभग डॉलर आपका रिसर्च पेपर। तो ये कितना हो गया, 56 लगभग 5-6 लाख रुपए आई थिंक हो जाएगा। 5 to 6 लाख के आसपास आपको अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराने में हो गया। तो ये रिसर्च पेपर पब्लिश कराने में भी इतना पैसा हुआ, और बाद में आपको इसको ओपन एसेस कर रहे हैं, यानी ओपन एसेस अभी नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पे वन सब्सक्रिप्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो भैया 30 इंस्टीट्यूट निकल के आएंगे, वो उस व्यक्ति को क्या देंगे जिसने इतना रिसर्च किया है, टाइम दिया है, मनी दिया है। तो ये तो गवर्नमेंट आकर के यहाँ पे क्या प्रोवाइड करी, ये एक बहुत बड़ा इशू निकल के आ रहा है। वही सब चीजें निकल के आ रही हैं जो अभी आपको बताया। तो वन नेशन वन स्कीम यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि लेके आएंगे 6000 करोड़ के आसपास, इसमें पैसे दी जाएगी। तो प्रॉब्लम यही सारी चीजें हैं जो 25 से 27 तक टारगेट रखा है 2000 पर ईयर, यानी टोटल 6000 करोड़ का हम चीजें देंगे। अगर और भी ज्यादा इस चीज में डूब के देखा जाए तो क्या निकल के आ रहा है, सेंटर का क्वेश्चन ये है, यहाँ पे सेंट्रल क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है जो मुख्य बिंदु का है कि इंडिया क्यों इस प्रकार से चीजें कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है एक समय पे ये ग्लोबल रिसर्च इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंक्रीजिंगली एम्ब्रेसिंग कर रहा है ओपन एसेस जो पब्लिश, यानी ओपन एसेस पब्लिशिंग जो होने वाली थी यहाँ पे, उसमें बहुत सारी यहाँ पे चीजें निकल के आएंगी कि किस कैसे पब्लिश यहाँ पे चीजें हो रही थी। ओपन एसेस अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में अंतर बताया जा रहा है। ओपन एसेस मतलब सबको, और वन नेशन मतलब लिमिटेड 30 इंस्टीट्यूट के जो स्कॉलर हैं वही एसेस कर पाएंगे आपके रिसर्च पेपर को, उसी की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो अगर कोविड-19 को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा था जिसके कारण अपनी अपनी कंट्री अपनी अपनी दवा बनाने में जुटी थी। यहाँ पे ओपन एसेस वाली चीज़ें नहीं थी, तो इससे हम सीख सकते हैं हमें ओपन एसेस की तरफ जाना चाहिए और इस प्रकार की चीज़ें ना हो, और जो रिस्ट्रिक्टेड हो उसको सही प्रकार से लेना चाहिए। कॉपीराइटेड मटेरियल प्रॉब्लम है, बाद में कोविड-19 से हम लोगों ने क्या सीखा वो भी एक मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दों को यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चैलेंजेस बहुत सारा है यहाँ पे जो आपको मैं बताया हूँ कि पब्लिशिंग के लिए कॉस्ट भी निकल के आता है, उनको तो पे आउट करते हैं, कॉपीराइट इशू भी है, यूएस यूरोपियन यूनियन यहाँ पे ओपन एसेस की बात करते हैं बहुत सारे। तो हम कैसे यहाँ पे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लगा रहे हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आपके कंट्री के अंतर्गत ही हो जाती है, या फिर कंट्री के अंदर 30 इंस्टीट्यूट की ही बात कर रहे हैं, वही एसेस कर सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द लोग एसेस डिनाई हो जा रहा है। तो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो सही तरीके से आए तब जा करके ये चीजें हो। और यहाँ पे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है वो कहीं ना कहीं रिस्क की तरफ जा रहा है कि वेस्टर्न में पब्लिशर ज़्यादातर हम ही लोग यहाँ पे उनके चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग डिपेंडेंट भी तो हैं वेस्ट वाले पब्लिशर पे, उनको हम पैसे देते हैं पब्लिश कराने के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कैसे संभव होगा। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा का पूरा जो भी रिसर्चर वाला एरिया है वो पूरा प्रॉब्लम से भरा हुआ है। कॉपीराइटेड इशू से लेके पब्लिशिंग से इशू से लेके टाइम वाली इशू से लेके मनी इशू से लेके नेम फेम, ये सब का भी प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। तो सारी चीज़ों में यहाँ पे प्रॉब्लम है। वन नेशन वन इशू सब्सक्रिप्शन एक प्रकार से प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। ओपन एसेसिबिलिटी की बात यहाँ पे वेस्ट में करी जा रही है, उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। तो आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी आसान तरीके से दोस्तों मैं इसको समझाया हूँ। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान, कैसे रिसर्च पेपर को हम लोग लिमिट कर रहे हैं, ओपन एसेसिबिलिटी की बात बहुत कम हो रही है। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे चढ़ते हैं जो बिडेन, जो अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और जनवरी 20 में अपॉइंटमेंट हो जाएगा आपके डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये साहब आ जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब, और ये इन्होंने इनका बेटा था हंटर बिडेन, इनके ऊपर केस चल रहा था टैक्सेस की, कुछ रिलेटेड टैक्सेस का केस चल रहा था, जिसके कारण इनको
वो थी, तो ये पार्डन कर दिए। तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर थी, उसी का इस्तेमाल करके अपने बच्चे को यहाँ पे पार्डनिंग दिए हैं। तो ये कम्यूट नहीं किए हैं, कम्यूट मतलब चेंज नहीं, सीधे पार्डन ही दे दिए। चलो भैया तुमको मुक्त करते हैं प्रॉब्लम से। तो याद देखिएगा क्या स्माइल है, यहाँ पे मजा आ जा रहा है देख के स्माइल इनकी। तो सबसे ज्यादा यही सारी चीजें निकल के आ रही हैं दोस्तों। पार्डनिंग पावर, ये कहते थे बिडेन कि हम अपने परिवार के लिए व्यक्तिगत पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही इंसान, कौन? यही इंसान आज वो कह रहे हैं कि ठीक है हम सब चीज में अपने बच्चे को पार्डन दिए, केवल टैक्सेस और ये वाले इश्यू में नहीं, हम और भी दूसरा चीज हो उसके लिए भी हम इनको पार्डनिंग दे रहे हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये इनका बेटा है। दूसरी चीजें निकल के आ रही हैं, गाजा में सिचुएशन बहुत ही अपैलिंग है, एपोक्लिप्टिक है। यूनाइटेड चीफ यहाँ पे एंटोनियो गुटरेस ने ये बातें बोली हैं। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के लीडर रहा करते हैं, जो अभी यूएनजीए के प्रेसिडेंट हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। गाजा में जो वांटॉन एरिया है बहुत बुरा स्थिति है। आप देख सकते हैं इस बच्चा या बच्ची का क्या मालनरिशन वाली स्थिति हो गई है पैलेस्टीनियन में। क्यों? क्योंकि जब अगर देखा जाए पिक्चर की सहायता से, तो ये नॉर्थन गाजा को ज्यादा टारगेट कर रहा है। याद रखिएगा, कौन? इजराइल। यहाँ पे भी पैलेस्टीनियन पीपुल है लेकिन कम है। यहाँ पे आपके ज्यूज भी रहते हैं, पैलेस्टीनियन भी रहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम या फिर टोटल कह लीजिए आपको यहाँ पे पैलेस्टीनियन पीपुल ही मिलेंगे गाजा वाले स्ट्रिप में। तो यहीं पे टारगेट करके बम्बार्डिंग करी गई है। 45,000 लोगों को यहाँ पे अपना जान गंवाना पड़ा है। अब यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, जो माल नरिशमेंट की बात कर रहे थे हम अभी, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है, कोई भी फूड मटेरियल यहाँ पे दिया नहीं जा रहा है। क्या? फूड मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। फूड मटेरियल कहीं से जा नहीं पा रहा है। जो भी सीरियल अनाज है एनजीओ की तरफ से, यूएन की तरफ से, वहां तक बम्बार्डिंग हो रही है, जिसके कारण फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, हेल्थ सब कट हो गई है। तो प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, वहां पे बहुत बड़ा माल नरिशन हो गई है। लोगों को खाने के लिए नहीं है, बच्चों को पीने के लिए नहीं है, दवा नहीं है, किसी भी प्रकार से यहाँ पे भोजन का कमी हो गया है। तो वहां पे कैसे लोग जिंदगी यापन करेंगे? वार तो चल ही रहा था, अब हंगर से मरेंगे। तो यहाँ पे वही चीजें चल रही हैं, वही इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है दोस्तों। बहुत बुरा दयनीय स्थिति है। इन लोगों को अपने बच्चों को माफी देने के लिए समय है, लेकिन यहाँ पे बैठ करके पैलेस्टीन और इजराइल का इशू समझाने के लिए समय नहीं है। यहाँ पे मेरा यही मानना है कि पैलेस्टीन और इजराइल दो यहाँ पे अलग अलग नेशन होने चाहिए। मैं टू नेशन थ्योरी को पीसफुली यहाँ पे मानता हूँ, मेरा तो ये मानना है। और इसमें अगर कोई भी जियोपॉलिटिक्स निकल के आती है तो उसको, उस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। उनके लीडर्स को बैठ करके यहाँ पे रिजॉल्व करना चाहिए। कुछ ना कुछ इशू तो जरूर निकलेगा और एक मीडियोकर स्टेज लेकर के हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, सिटीजन की जानें नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम निकलनी चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकलनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही जीवन यहाँ पे चलेगी और ऐसे ही क्लिंजिंग, जीनोसाइड लोगों की होती रहेगी। लेबनान पे बोला था इजराइल की हम बम्बार्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन नया एयर स्ट्राइक करके 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अब यहाँ पे फिर से तनाव होने की आवश्यकता है। देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। इजराइल के एयर कमांडर यहाँ पे फिर से बम्बार्डिंग किए हैं, जिसके कारण लेबनान के साउदर्न पार्ट में प्रॉब्लम निकल के आई। ये लिटानी रिवर है, काफ़ी फेमस, न्यूज़ में थी, याद रखिएगा, आपके लेबनान में पड़ता है। यहाँ पे जब नेपाल के गवर्नमेंट चुने जाती हैं तो यहाँ पे सीधे इंडिया आती है। इस प्रकार का रस्म रहा है, लेकिन ये पहला बार है, फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डेस्टिनेशन यहाँ पे सीधे चाइना का है। उनको $20 मिलियन का ग्रांट मिला है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ये ओली साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, ये उनकी बीबी हैं, और ये सीधे चाइना गए हैं। तो चाइना के तरफ गए हैं, इंडिया की तरफ भी जरूर ही आएंगे, क्योंकि नेपाल ऐसी कंट्री है दोस्तों, अगर हम दिखाएं आपको तो एक तरफ चाइना है, यहाँ पे नीचे नेपाल है, और ये इंडिया इनको हर तरफ से एडजॉइन करता है बॉर्डर। तो ये, और ज़्यादातर जो भी यहाँ पे मधेसी हैं, तराई वाले क्षेत्र में मधेसी, ये लोग
इंडियन ही है, या इवन काठमांडू यहाँ भी जा करके मारवाड़ी लोग बैठे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेपाल में इंडियंस कैपिटलिस्ट ही बैठे हैं, और बहुत सारे लोग बैंकिंग में, बहुत सारे लोग वहाँ के बिजनेसमैन बड़े बड़े वो इंडियंस ही हैं। ये भी चीज़ें याद रखिएगा। तो और हम लोगों ने भी उनको छूट दे रखी है, ये नहीं कि हम वहीं पे बैठे हैं। ये हमारे यहाँ आके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी रिजर्वेशन पाते हैं, और जॉब में भी रिजर्वेशन पाते हैं, बिजनेस में भी बहुत सारी इनको हेल्प मिलती है, जिसके कारण ये इंडिया में आकर के जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने देश में रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई है। दोस्तों, अगर समझ में आई है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।